हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे सेक्शन नंबर 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को। लास्ट के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था सेक्शन नंबर 18 एंड 19 को, जहां पे हम लोगों ने समझा था कि मेंटेनेंस है क्या और मेंटेनेंस में जो पर्सनल ऑब्लिगेशन की बात है वो क्या चीज़ है। जैसे हम लोगों ने जाना था कि पर्सनल ऑब्लिगेशन सिर्फ 3 लोग को लेके हो सकता है, एक अपने चिल्ड्रन को लेके, एक अपनी वाइफ को लेके, एक अपने एज्ड या इन्फर्म पेरेंट्स को लेके। तो ऐसे लोग को लेके हो सकता है। बट हमने जब सेक्शन 19 देखा तो वो सेक्शन नंबर 18 का एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सेप्शन के रूप में सामने आता है कि अब हमने बात की कि सिर्फ पर्सनल ऑब्लिगेशन तक की अभी देखी, उसके बाद कुछ अदर भी चीजें होती हैं, अदर ऑब्लिगेशंस भी होती हैं जो पर्सनल तो नहीं होते, बट वहां पे आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास सफिशिएंट मीन्स हैं और सामने वाले के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे फादर इन लॉ की जो लाइबिलिटी आ रही थी अपने डॉटर इन लॉ के केस में, जहां पे उस डॉटर इन लॉ का मतलब उस फादर इन लॉ का जो बेटा था वो जब एक्सपायर कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने समझी थी। तो इसके बाद हम लोग आज जो कवर करेंगे सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 भी पर्सनल ऑब्लिगेशन का सेक्शन है, जहां पे कोई पर्सन जो है पर्सनली उसके ऊपर एक लाइबिलिटी आती है कि वो अपने बच्चों को और अपने एज्ड पेरेंट्स को मेंटेन करे। मतलब ये सेक्शन बात करता है मेंटेनेंस रिलेटेड टू किससे, अपने चिल्ड्रन को लेके और एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स को लेके बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी। इससे पहले कि हम मूव करें डायरेक्टली प्रोविजन पे, हम ये समझ लेते हैं कि चिल्ड्रन और पेरेंट्स के मेंटेनेंस को लेके हमें प्रोविजन कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चिल्ड्रन के ऊपर कि चिल्ड्रन के जो मेंटेनेंस से जुड़े मैटर हैं वो कहाँ कहाँ कवर हो जाते हैं। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे उसका सेक्शन नंबर 26, वहां पे आपको इसकी कस्टडीज जुड़ा प्लस उसमें चाइल्ड के मेंटेनेंस से जुड़ी भी बातें की गई हैं। जब आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ ही रहे हैं सेक्शन नंबर 20, इसको भी हम लोग देखेंगे। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का जो सेक्शन नंबर 13 आप देखते हैं तो वो डायरेक्टली कहता है कि जो मेन पर्पज है किसी भी गार्जियन को अपॉइंट जो कोर्ट कर रही है तो उसके पीछे का मेन मकसद यही है कि चाइल्ड का वेलफेयर। अब उस वेलफेयर में मेंटेनेंस अपने आप जो है इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है चिल्ड्रन के मेंटेनेंस को लेकर उनके बेनिफिट के लिए कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब उनसे जुड़े प्रोविजन बताता है। सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी ये भी इसकी बात करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेरेंट्स से रिलेटेड, तो पेरेंट्स से रिलेटेड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन नंबर 20 अभी हम लोग पढ़ेंगे ही। फिर एक एक्ट आता है जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 की बात की गई है। यहाँ पे आपको जो है ओल्ड एज पेरेंट्स को लेकर प्रोविजन मिलेंगे काफी सारे। यहीं पे उनके लिए ट्रिब्यूनल्स भी बनाई गई है, यहीं पे उनके लिए ओल्ड एज होम्स का भी प्रोविजन है। तो स्पेशली उन्हीं के लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए ही एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया। सीआरपीसी का सेक्शन 125 ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जाके। कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे जुड़े प्रोविजन बताता है। तो ये सारी चीजें कवर करती हैं दोनों के प्रोविजंस को, यहाँ हमें प्रोविजंस मिल जाते हैं। अब इसके पहले हम लोग मूव करें सेक्शंस के ऊपर, कुछ बातें समझ लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस में सीधी रोटी कपड़ा मकान आ रहा है, रोटी कपड़ा मकान प्लस अगर किसी को मेडिकल नेसेसिटी है तो उसको प्रोवाइड कर दें, वो सारी चीज। और मेंटेनेंस दिया कैसे जाएगा, किसी भी पर्सन के स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। अब यही चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए प्रोविजन के ऊपर मूव करते हैं। जब हम लोग प्रोविजन देखते हैं तो इसमें स्टार्टिंग की गई है कि कंडीशन लगा के कि जितने भी कंडीशन इस सेक्शन के अंदर दी है उसको ध्यान में रखिएगा, उसके तहत रहिएगा और तब आगे की बात को आप फॉलो करिएगा। मतलब पहले हम लोग मेन बात को, जो जनरल रूल है वो देख लेते हैं और फिर जो कंडीशंस आएंगी उनको देख लेंगे। जनरल रूल ये कह रहा है इस सेक्शन का कि कोई भी हिंदू होगा वो बाउंड होगा अपने बच्चों को और पेरेंट्स को लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करने के लिए। बट इसी में जो स्टार्टिंग की बात कहती थी कि बट इसके पीछे भी कुछ कंडीशंस है, उनको ध्यान दे लीजिएगा। अब इसमें कंडीशंस क्या है, जैसे कोई भी चाइल्ड है वो अपनी माइनॉरिटी तक ही बस मेंटेनेंस मांग सकता है। मतलब 18 तक जब नहीं हुआ है तभी तक मांग सकता है। जैसे ही 18 टच कर जाएगा उसके बाद ये उसके पेरेंट्स जो इसको मेंटेन करने के लिए बाउंड नहीं होंगे। दूसरी चीज कि इसके पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों की सेम लाइबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर लाइबल है, दोनों की इक्वल लाइबिलिटी रहेगी। दूसरी चीज, जब हम लोग इसके तीसरे सब सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे अनमैरिड डॉटर और पेरेंट्स को लेके सेम प्रोविजन डाला गया है, सेम कंडीशन डाली गई है कि मतलब अगर आपको अनमैरिड डॉटर और एज्ड या इन्फर्म पेरेंट्स को अगर आपको मेंटेन करना है तो वहां पे कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि वो पेरेंट्स और डॉटर अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है। अनेबल का मतलब क्या, अनेबिलिटी हम लोग 2-3 चीजों देखेंगे कि क्या उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है जहां से उनको पैसा आ रहा है, या कोई पर्सन है जो उनको हमेशा के लिए दे रहा है। तो ये सब चीजें देखा जाए कहीं से उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जहां से उनको आ रहा हो पैसा। तो ये सारी चीजें देख के
तब जो है मेंटेन किया जाएगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी और वो अनेबल हैं तो ही किया जाएगा। जैसे अनमैरिड डॉटर की बात आ रही है, अनमैरिड डॉटर से पहले आप जब चाइल्ड को देखेंगे तो चाइल्ड ने सीधा सीधा बता दिया कि 18 तक तो हम करेंगे ही, बट जब अनमैरिड डॉटर केस आ रहा है ये 18 के बाद भी एज प्लस हो जा रही है और तब तक प्लस रहेगी जब तक वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, प्लस जब तक शादी ना हो जाए ये भी कंडीशन रहेगी। अब चाइल्ड केस में कौन कौन चाइल्ड हो सकता है, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट और एडॉप्टिव चाइल्ड भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि एडॉप्शन वाला जो हम लोग पोर्शन पढ़ रहे थे चैप्टर 2 तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एडॉप्टिव कोई बच्चा जो एडॉप्ट किया जा रहा है तो उसके बाद उसका स्टेटस एक अपने ओरिजिनल जैसे कि खुद का बेटा हो उसकी तरह पूरे स्टेटस उसके मिल जाते हैं, तो वो सारी कंडीशन है, इसलिए एडॉप्टिव चाइल्ड भी यहाँ पे अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। पेरेंट्स के केस हमने देख लिया, अनमैरिड डॉटर केस देख लिया, बट इसमें जो पेरेंट्स वाली कंडीशन है यहाँ पे स्टेप मदर को इंक्लूड किया गया है। स्टेप मदर भी कैसी, जिसके पास खुद का कोई सन या डॉटर ना हो, ये चीज। इसके बाद हम देखते हैं कुछ केस लॉज को। केस लॉज में पहला केस है कि रमेश गजानन रेगे वर्सेस गौरी रमेश का। इस केस में सीधा सीधा इस बात को चैलेंज किया गया कि आप अनमैरिड डॉटर को तो आप 18 से ज्यादा दे दे रहे हैं टाइम जब तक वो अपने आप मेंटेन नहीं कर पा रही है, बट लड़कों के केस में आप 18 तक ही बस रख रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये आर्टिकल 14 और 15 का कहीं ना कहीं वायलेशन करता है। ये चीज क्वेश्चन उठ गया, इसी पे क्वेश्चन किया गया इस आर्टिकल को, इस सेक्शन को, सेक्शन के 20 के सब सेक्शन 3 की बात की गई थी यहाँ पे। तो इसको जब चैलेंज किया गया तो कोर्ट सीधा सीधा इस बात को खारिज करती है और कहती कहीं भी ये 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। ये जब आप आर्टिकल 15 का जब आप तीसरा क्लॉज पढ़ते हैं तो वहां पे वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है और इसीलिए इसको जो है एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के तौर पे देखा गया, तो यहाँ पे वायलेशन नहीं माना गया। दूसरा केस जो है सुखजिंदर सिंह सैनी वर्सेस हरविंदर कौर का था। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया था कोई भी चिल्ड्रन का जो मेंटेनेंस हो रहा है अंडर सेक्शन 20 जो है वहां पे कोई भी पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों लीगली, सोशली और मॉरली जो है उनका ऑब्लिगेशन होता है कि वो उस बच्चे को मेंटेन करें और बेस्ट स्टैंडर्ड की जो है फाइनेंशियल स्टेटस प्रोवाइड करें। अब ये हमें बेस्ट स्टैंडर्ड समझना होगा। बेस्ट स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये नहीं कि आप उनको हवाई जहाज में घुमाइए, उनको एकदम सबसे महंगे स्कूल में पढ़वाइए या सबसे महंगे कपड़े खरीदवाइए, ये उनका बेस्ट स्टेटस नहीं है। कोई भी बेस्ट स्टेटस किसी भी पर्सन के फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे डीपीएसपी में हमारे देश हमारे वेलफेयर के लिए काम करता है, उसी प्रकार हमारी एक जो सबसे छोटी यूनिट है हमारे देश की जो फैमिली होती है, उसी प्रकार वो भी वर्क कर रही है। डीपीएसपी में तो यही बात कही जाती है कि आप देश जो गवर्नमेंट है, देश की जो गवर्नमेंट है उससे आप कभी भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते। आप उतना ही डिमांड गवर्नमेंट उतना ही प्रोवाइड कर सकती है जितना उसके इकोनॉमिक स्टेटस होगा, जितना उसकी हैसियत होगी उसी के अकॉर्डिंग वो आपको जो है मींस प्रोवाइड कर सकती है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या नौकरी हो, चाकरी हो, जो भी हो, वो अपने मींस के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ही सब कुछ करेगी। आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट हमें ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। तो ये सारी चीजें उसी से, ये सारा कॉन्सेप्ट एक फैमिली लेवल से निकला है, तो वही डीपीएसपी तक पहुंचा, तो ये सारी चीजें एक फैमिली लेवल पे भी चलती हैं। तो कहा गया कि आप बेस्ट स्टैंडर्ड का मतलब ये कि किसी पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट स्टैंडर्ड, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद जो केस आता है पद्मजा शर्मा वर्सेस रतन लाल शर्मा का। इस केस में सीधा सीधा प्रपोर्शन की बात की गई। अब प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर ये हैं ए और इनकी वाइफ है बी, इनकी भी कुछ सैलरी है, इनकी भी कुछ सैलरी है, ये है इनका सन सी। तो यहां पे मान लीजिए इनके हस्बैंड जो है 2 गुना या 3 गुना कमाते हैं, ये इनकी जितनी कमाई है ये इनसे 3 गुना कमाते हैं, तो ये उसी रेशियो में मेंटेन करेंगे इसको, मतलब रेशियो होगा 3:1 का ये मेंटेन करेंगे। ज्यादा पैसा इनका लगेगा, कम पैसा इनका लगेगा, जिसकी ज्यादा कमाई वो अपना ज्यादा प्रपोर्शन देगा। तो यही बात प्रपोर्शन की गई थी इसी केस में। तो ये सारे रहेंगे 3 केस लॉ। इस सेक्शन में इतनी चीजें रहेंगी, बाकी के जो सेक्शंस आएंगे उनको हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे।